डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट के नोट्स को। बेसिकली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है मनी क्या होता है और मनी को क्यों लाया गया, साथ ही साथ क्रेडिट यानी कि लोन कितने तरह का होता है और इंडिया में किस तरह से लोन लिया जाता है, सारे प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को मनी एंड क्रेडिट को बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं और साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बना लीजिए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके लिए है मनी क्या होता है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक इंटरमीडियरी के रूप में काम करता है, यानी कि दो सामान आपके पास है, उसको एक्सचेंज करना है एक दूसरे से। उसको चेंज करने के लिए बीच में आपके पास पैसे होने चाहिए और पैसे ही एक दूसरे को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका काम बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी आने से पहले हमारे इंडिया में या फिर आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक सामान के बदले दूसरे सामान को लिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, उस कंडीशन में आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। एक टर्म है, इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक बोरी राइस है, ठीक है, मान के चलिए आपके पास एक बोरी राइस है और आपको चाहिए जूते, यानी आपको चाहिए शूज़, और जो शूज़ बेचने वाला है उसको शूज़ तो बेचनी है लेकिन राइस के बदले उनको वीट चाहिए। अब क्या होगा, आप अपने राइस को लेकर के गए शूज़ के पास, बोले कि भैया आप हमको शूज़ दीजिए, मैं आपको राइस दूंगा, लेकिन शूज़ वाले को वीट चाहिए तभी वो शूज़ देगा। अब बताइए ऐसी कंडीशन में आप फंस चुके हैं, ना ये सामान दे सकता है ना ले सकता है, तो तीनों आपस में फंस चुके हैं। अब ये सामान का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा कोइंसिडेंस बनना चाहिए कि आप तो ये सामान देना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति भी आपका सामान लेना चाहता है। इस तरह का अगर कोइंसिडेंस बनेगा तभी बार्टर सिस्टम काम करेगा, वरना बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में देखें कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो आप इसे बेसिकली आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, अभी के ज़माने में मनी को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले के ज़माने में। तो अर्ली एजेस में इंडिया में ग्रेन्स को, कैटल्स को एक मनी की तरह यूज़ किया जाता था, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाता था। फिर मेटेलिक कॉइन्स आया, गोल्ड हुआ, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, इस तरह के कॉइन्स प्रचलन में आए और उसी कॉइन्स को यूज़ करके मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से हम लोग सामान को एक्सचेंज करते थे। उसके बाद अब हमारे इंडिया में मॉडर्न जो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न जो हम लोग पैसों का मीडियम यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है करेंसी। करेंसी का मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया नोट्स और सिक्के, इसी को कहते हैं करेंसी। तो करेंसी को जारी कौन करता है, ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी नोट में अगर लिख देता है कि ये 10 रुपये का नोट है और इसको मैं ऑथराइज़ करता हूँ 10 रुपये के जैसे यूज़ करने के लिए, तो उस दिन से वो कागज़ 10 का नोट बन जाता है और आप उस 10 के नोट से आप उसके लेवल के जो सामान होता है, उसके लायक जो सामान है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रुपया को ऑल ओवर इंडिया में रिजर्व बैंक इशू करता है और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना गया है। ऑल ओवर इंडिया में कोई डिनाई नहीं कर सकता है, सभी को इसको मानना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं डिपॉजिट्स इन बैंक। ये भी आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि ये भी आपका पैसा है, इसको भी हम मनी कह सकते हैं। कैसे, आपके बैंक में 10 लाख रुपया है, वो 10 लाख रुपया को क्या आप बस डिजिट में देख रहे हैं या आप उसको पैसों में देख रहे हैं। तो ओरिजिनली में वो एक पैसा है लेकिन बैंक में वो डिपॉजिट के रूप में है, तो वो भी एक मनी हो गया। ठीक है, तो मनी क्या हुआ, एक और फॉर्म हो गया उसका डिपॉजिट्स। जो भी आप बैंक में रखते हैं वो भी आपका एक मनी का रूप हुआ, यानी उससे भी आप मनी कह सकते हैं। तो पहला आपका हो गया मनी का जो प्रकार है, पहला हो गया करेंसी यानी जो आपके हाथों में नोट है, दूसरा हो गया डिपॉजिट्स इन बैंक, वो भी आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जब बैंक में डिपॉजिट किए तो उस पैसे को निकालेंगे कैसे, तो उसके अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। मान के चलिए आपके पास चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, आपके पास एटीएम हो, उस तरह से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आ गया। ठीक है, तो दो तरीके से देख लिए, डिपॉजिट इन बैंक और करेंसी। आई होप कि आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका स्टार्ट होने वाला है, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। देखिए बैंक का काम क्या है, यहाँ पर
बैंक भी एक मीडिएटर की तरह काम करता है। बैंक का काम क्या है? डिपॉजिटर और बोरोवर, यानी जो पैसा जमा करने आए हैं और जो बोरो करने आए हैं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे दे, एक जगह मिला दे, ताकि उन दोनों का काम होता रहे और इनका बीच का कुछ कमीशन मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो बैंक का बेसिकली वही काम होता है, ठीक है। मीडिएटर की तरह काम करता है, लोन देना और किसी आदमी का पैसा जमा करना, ठीक है। अब पूछिए कि बैंक की कमाई कैसे होती है, तो मान के चलिए बैंक क्या करता है, एक लोन लेने आया व्यक्ति उसको 10% पे लोन देता है, ठीक है। और कुछ जो पैसे जमा करने आए डिपॉजिटर, उसको 8% का ब्याज दे रहा है, उसको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इससे 10% ले रहा है और यहाँ पर 8% दे रहा है। ऐसी कंडीशन में जो 2% बच गया, तो ये 2% बैंक का अपना बेनिफिट हो गया, बैंक इसी को अपना कमाई मानता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट मनी इज़ द इनकम ऑफ द फॉर द बैंक। यानी जो डिफरेंस है बोरोइंग और डिपॉजिट दोनों के बीच में, वही जो 2% 3% जो भी होगा अलग अलग बैंक का, उसी को उसका बेनिफिट होता है, उसी का उसका कमाई हो गया, ठीक है। अब दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन पे आते हैं, ठीक है। मान के चलते कोई आदमी लोन लेता है, तो उसको लोन लेने के बाद दो सिचुएशन आ सकता है। पहला सिचुएशन है, देखिए आदमी लोन देता क्यों है? लोन जब भी आप किसी को दीजिएगा तो आप उससे एक गारंटी रखिएगा कि ठीक है भैया, आज मैं तो आपको लोन दे रहा हूँ कि 6 मंथ 5 मंथ जो भी आपके टेन्योर है, उसके बाद तुम मुझे को लोन वापस कर देना, मेरा पैसा मुझको वापस कर देना, ठीक है। ऐसा सिचुएशन दे करके कोई लोन देता है। तो मान के चलिए एक पहला सिचुएशन होता है जिसमें एक पर्सन कुछ बैंक से पैसा लेता है और बोलता है कि मैं एक फसल उगाऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, और प्रोडक्शन के बाद जो बेनिफिट होगा, जो मेरे को कमाई होगा, उसमें से जो पैसा आएगा उसको मैं आपको चुका दूंगा। तो इस कंडीशन में कमाई हुआ और उसने बैंक को वापस पैसा दे दिया, तो ये पहला सिचुएशन हुआ, यानी लोन उसके लिए बेनिफिट हो गया और उसी लोन से उसने अपना बिजनेस को बड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरा सिचुएशन आते हैं। दूसरा सिचुएशन में एक व्यक्ति लोन लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉमिस तो वही किया कि रिपे करेगा कब? जब उसका कमाई हो जाएगा, जब उसका प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा कमाई होगा तब वो इसको रिटर्न करेगा। लेकिन सिचुएशन ऐसा आता है कि उसका लॉस हो जाता है और लॉस होने के बाद अब वो उस पैसे को लौटाने में असमर्थ है। इस कंडीशन में वह डेट ट्रैप में फंस जाता है। डेट ट्रैप में फंसने का मतलब क्या हुआ कि अब वो कर्ज के जाल में फंस गया है। अब वो कर्ज के जाल में फंस गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जो लोन उसने अपने बेनिफिट के लिए लिया, आज वही लोन उसको फंसा चुका है। आज वो अपने कमाई से और भी नीचे जा रहा है, क्योंकि एक तो उसको लोन भी चुकाना है और जो उसका पहले लॉस हुआ वो अलग। तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो लोन लिया, उसको लौटा दिया तो बेनिफिट हो गया। अगर लोन लिया नहीं लौटा पाया तो वो उसके लिए डेट ट्रैप बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आपने किसी से लोन लेने गए तो लोन भैया आपको क्यों देगा? आप किसी से भी, जैसे दोस्त से पैसे लेते हैं तो दोस्त आपको इसलिए देता है क्योंकि वो आपको पहचानता है और आपको जानता है कि वो आप इसको लोन चुका सकिएगा। लेकिन बैंक तो आपको नहीं पहचानता है, या फिर कोई और जो एजेंसी है जो आपको लोन दे रही है वो तो आपको नहीं पहचानती है। इस कंडीशन में वो आपसे कोलैटरल मांगता है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, टर्म कोलैटरल बोलते हैं, उसका मतलब होता है सिक्योरिटी। आपको बैंक नहीं पहचानता, लेकिन बैंक आपको पैसे देने से पहले आपसे एक कोलैटरल मांगता है, एक सिक्योरिटी मांगता है कि भैया अगर आप किसी कंडीशन में उस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो क्या करेंगे? आपकी जो सिक्योरिटी है, आपने जो कोलैटरल मेरे पास रखा है वो मैं रख लूँगा, उसी से आपकी लोन चुक जाएगी, ठीक है। तो कोलैटरल होता क्या है? Collateral is an asset of the borrower which is given to the lender as the security for the specified period। मान के चलिए आपको 5 लाख का लोन चाहिए, तो आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके एक घर है, तो आपने क्या किया, उस घर को उसमें कोलैटरल के तौर पे बैंक को जमा कर दिया कि घर के कागजात पकड़िए, अगर मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा तो उस घर को ले लीजिएगा। तो ये एक ऐसा एसेट है जो बोरोवर्स के पास पहले से था, लेकिन उसने लेंडर को दे दिया इसलिए ताकि वो उसको लोन दे दे और जब चुका देगा तो वापस उसका कागजात ले लेगा। तो ये बहुत तरह का हो सकता है, आपकी ज़मीन हो सकती है, आपके कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, इंश्योरेंस पेपर हो सकते हैं, तो कुछ भी आपका कोलैटरल हो सकता है। अब आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया।
इंडिया में जो लोन लेने का, क्रेडिट मतलब क्या होता है लोन, इंडिया में लोन लेने के लिए दो सेक्टर्स है, एक तो फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि एक सही तरीका जिसमें आप लोन लेते हैं या तो बैंक से या तो कोऑपरेटिव से, दोनों से ले सकते हैं। देखिए जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, यानी कि आप गए बैंक के पास, वहाँ से लिए, तो ये ऑफिशियल तरीका कह सकते हैं। तो ऑफिशियल तरीका में एक बैंक आता है, दूसरा कोऑपरेटिव होता है। इसका देखरेख कौन करता है? इसका देखरेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसका फंक्शनिंग के साथ साथ इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, किसको लोन दे सकता है, सब कुछ आरबीआई के कंट्रोल में होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर को पूरी तरह से देखता है कि कितना परसेंट पे लोन देना है, कितना परसेंट पे लेना है, कैसे कैसे लोन लेना है, और पूरी तरह से फंक्शनिंग को वो अपने कंट्रोल में रखता है। तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहता है कि कल को मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लड़ सकता हूँ, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेरे गवर्नमेंट की खुद की सरकार है, तो मैं उससे डिमांड कर सकता हूँ, उससे ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, ठीक है। मान के चलिए मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इसका कोई देख रेख नहीं है। आपके दोस्त से आपने लोन लिया, दोस्त को आप नहीं लोन चुका पाए, दोस्त ने सुने होंगे कि बहुत सारा कंडीशन आता है कि आपको ये कर दिया, वो कर दिया, या फिर आपने किसी से मनी लेंडर से लोन लिया, तो वो अपने पैसे चुकाने के लिए किसी भी हद में जा सकते हैं और उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई पावर नहीं चलता है, कोई सुपरवाइज नहीं करता है कि आपने कितने परसेंट पे दिया, नहीं दिया। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इनफॉर्मल जो सेक्टर है ये बिल्कुल सही सेक्टर नहीं है लोन का, क्योंकि इसमें कोई देख रेख नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, और वो अपना लोन लेने के लिए किसी भी हद में जा सकता है। अब इंडिया के ग्राफ के बारे में बात करें, जहाँ पर आपको बताया गया है कि इंडिया में कितने तरह का लोन कौन कौन व्यक्ति लेता है। तो जो ब्लू कलर का जो आप लाइन देख रहे हो, जो मोर देन 50% है, 52%, ये आपका कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक्स, ये बैंक से लोन लिया जा रहा है। 50% से ज़्यादा, 52% मतलब कि ये आपका बैंक से लोन लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ग्रीन पोर्शन की, ये आपका गवर्नमेंट और फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है। येलो पोर्शन हो गया प्रोफेशनल और एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स हो गया, ये आपका ट्रेडर्स हो गया, और ये आपका लैंडलॉर्ड्स हो गया। तो अलग अलग सोर्सेज से लोन कितना लिया जाता है इंडिया में, उसका एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे का जो रिपोर्ट है 2010 का, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है? देखिए आपको अभी बताया था कि कोलैटरल चाहिए कभी भी आपको लोन लेने के लिए। तो भैया कोलैटरल कहाँ से आएगा? आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कार नहीं है, तो आप लोन कैसे लीजिएगा? बिल्कुल आप नीचे गरीब में है, तो आपको पैसे लेने के लिए तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोलैटरल है ही नहीं, तो आपको लोन देगा क्यों? तो यहाँ पर आता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या है? बिल्कुल पुअर लोग को, जो एकदम बहुत गरीब लोग हैं, उन लोगों को लोन देने का काम करता है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है? बेसिकली सबसे पहला ज़रूरत तो हो गया क्योंकि गांव देहात में देखा गया बैंक प्रेजेंट नहीं होते, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर बैंक है भी तो उससे लोन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कोलैटरल चाहिए, बहुत तरह के कागजात चाहिए, उसके बाद भी आपको लोन देने में आनाकानी करते कि आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो कैसे मैं लोन दूंगा। तो यहाँ से लोन लेने का प्रोसेस लंबा है, टाइम लगता है, कोलैटरल देना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और या तो बैंक रहता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेते हैं, और उसी से, तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना। इसका मतलब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल है जो 15 से 20 मेंबर्स रहते हैं, और उसमें अपने ही दोस्त यार से एक ग्रुप बनता है, अपने गांव में मोहल्ले में एक ग्रुप बनता है। वे लोग अपने ग्रुप में सब कुछ पैसा जमा करते हैं मंथली या डेली बेस पे, और उस पैसे को जमा करके एक जगह रख देते हैं। सपोज यार 10 लोग हैं, 10-10 रुपये डेली जमा करते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 100 रुपया, और 100 रुपया डेली के हिसाब से जो पैसा जमा होता है उस पैसे को ये लोग एक जगह ह्यूज अमाउंट रखते हैं, और जिस व्यक्ति को उस ग्रुप में से ज़रूरत हो लोन को, उसको ये लोग दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप का एक सिस्टम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो वो आप आगे भी और भी डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो एडवांटेज क्या क्या है इसको पहले एक बार देख ले। सबसे पहला तो कोलैटरल का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने अपने रिश्तेदार की तरह ही लिया है, लेकिन वो एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में देख रेख आपके पास 9-10 लोग हैं, तो सबको मिल के करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? टाइमली ले सकते हैं, कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स का इतना झमेला नहीं है। तीसरा क्या हो गया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है रूरल पीपल का, जो बहुत गांव देहात में जहाँ बैंक तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन दे देता है। चौथा हो गया
ये आपको वुमेन को यानी कि औरतें जहाँ पर उनको इनकम का सोर्स नहीं है उनको भी लोन लेने का एक मौका देता है और सिर्फ रिलायंट यानी कि उनके पास भी मौका मिलता है कि पैसे लेकर के सिलाई कढ़ाई की दुकान या फिर कुछ भी अपना नया बिजनेस खोल सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर एक ग्रुप में डेली डेली मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में बहुत सारे कंडीशन में आप हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, इस चीज़ को भी आप डिस्कस करते रहती है महिलाएं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली महिलाओं का बना हुआ है, लेडीज़ का बना हुआ है। इसका बेनिफिट अभी आप लोगों ने देखा। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर से जितने भी डिटेल्स मैंने समझाए सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर सही में वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो इसी तरह बनाने के लिए। कुछ बच्चों को डिमांड था कि सर आप PDF नहीं देते या फिर PDF का लिंक कहाँ रहता है, तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा लिंक टू PDF और वहाँ पर PDF में क्लिक करके बिल्कुल आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।